भारत समेत विश्व के अनेक देशों में समता, समानता एवं स्वतंत्रता के लिए समय-समय पर हुई क्रांति और उनसे जुड़े नायकों की एक लंबी फहरिस्त है। उन नायकों की यश गाथाएं आज भी हम नई स्फूर्ति एवं शक्ति का संचार करते हैं, लेकिन भारत को छोड़कर अन्य देशों में किसी ऐसी नायक की मिसाल नहीं मिलती है जिसने अपने जीवन काल में एक नहीं दो-दो सफल क्रांतियों का नेतृत्व किया हो। इस बात हो रही है लोक नायक जयप्रकाश नारायण की, जो सन 1942 के अगस्त क्रांति, 1974 के लोकतंत्र बचाओ आंदोलन के नायक रहे। सामाजिक, राजनीतिक एवं प्रशासनिक विसंगतियों के खिलाफ जीवन पर्यंत लड़ाई लड़ने वाले जयप्रकाश नारायण का जन्म बिहार के सारण जिले के सिताब दियारा गांव में 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था। उनके पिता का नाम हरसु दयाल तथा माता का नाम फूल रानी थी। जयप्रकाश की प्रारंभिक शिक्षा गांव में के ही प्राथमिक विद्यालय में हुई। सात्विक पढ़ाई की सुविधा गांव में न होने के कारण जयप्रकाश को पटना लाया गया, जहां उनका नामांकन पटना कॉलेजिएट स्कूल में हुआ। वर्ष 1919 में मैट्रिक की परीक्षा अच्छे अंकों से उत्तीर्ण कर उन्होंने पटना कॉलेज के लिए विज्ञान संकाय में नामांकन कराया। उस समय जालियांवाला बाग, होम रूल आंदोलन, रॉलेट एक्ट, चंपारण सत्याग्रह की घटनाओं के कारण पूरा देश का राजनीतिक माहौल गर्म था। आप अभी सरवंश साज की आवाज में सुन रहे हैं। समाज सेवा किशोर प्रसाद की सुपुत्री प्रभावती के साथ हुआ। तत्पश्चात जयप्रकाश ने महात्मा गांधी द्वारा स्थापित बिहार विद्यापीठ से आईसीसी की परीक्षा प्रथम श्रेणी से पास की। विवाह के बाद जयप्रकाश को पुनः विद्या अध्ययन की आवश्यकता महसूस हुई, किंतु देश के सभी शिक्षण संस्थानों पर ब्रिटिश सत्ता का अधिकार था। चूंकि जयप्रकाश ने असहयोग आंदोलन में भाग लेते समय यह प्रतिज्ञा की थी कि वे विदेशियों द्वारा चलाए जा रहे किसी भी शिक्षण संस्थान में अध्ययन नहीं करेंगे, इसलिए उन्होंने आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका जाने का निश्चय किया। 16 मई 1922 को वे अमेरिका के लिए रवाना हुआ, जहां पहुंचकर उन्होंने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में नामांकन कराया। अमेरिका में रहने के दौरान बगीचों में फलों चुनने, होटल में प्लेट धोने, कमोड साफ करने, बूट पॉलिश करने और बुच्चर खाने तक में काम किया और किसी तरह अपनी पढ़ाई जारी रखी। उन दिनों लवस्टोन के नेतृत्व में अमेरिका साम्यवादी मार्क्सवाद का प्रचार कर रहा था। जयप्रकाश पर उसका असर पड़ा और मार्क्सवादी साहित्य के अध्ययन में डूब गया। ओहियो विश्वविद्यालय से भी एक परीक्षा पास करके जब बाद जयप्रकाश को उसी विश्वविद्यालय में सहायक की नौकरी मिल गई। साथ ही वही एमए में नामांकन कराकर उन्होंने अपने अध्ययन भी जारी रखा। अपनी मां की अवस्था का समाचार सुनकर वर्ष 1929 में वे एक कट्टर कम्युनिस्ट बनकर भारत लौटे, लेकिन भारत लौटकर वे कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल नहीं हुए, क्योंकि तब कम्युनिस्ट पार्टी स्वाधीनता आंदोलन में शामिल नहीं थी। उस समय भारत में स्वतंत्रता आंदोलन निर्णायक मोड़ पर था। जयप्रकाश कांग्रेस पार्टी में शामिल होकर स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय हो गई। अपनी अलग सोच के चलते जयप्रकाश नारायण सिंह ही कांग्रेस में एक महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट स्थान बना लिया। सन 1929 में उन्होंने कांग्रेस के मजदूर शोध विभाग की जिम्मेदारी सीधी सौंपी गई। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों से कांग्रेस का संबंध जोड़ने की पहल की, लेकिन तभी उनकी माता का निधन हो गया और उसके पिता हर्षु दयाल को भी पक्षाघात की बीमारी हो गई। परिवार के समक्ष उत्पन्न आर्थिक संकट को देखते हुए जयप्रकाश ने गांधी जी की सलाह मान ली। अभी आप सुन रहे थे सरवंश साज की आवाज़ में। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत। जयप्रकाश नारायण को उम्मीद थी कि जनता पार्टी की सरकार उसके संपूर्ण क्रांतिक अरमानों को पूरा करेगी, पर पार्टी के विभिन्न घटकों की आपसी कलह और विवाद ने उनकी सारी आशाओं पर पानी फिर गया। संपूर्ण क्रांति के प्राप्ति समर्पित नेताओं, कार्यकर्ताओं की दूसरी पंक्ति भी वे तैयार नहीं कर पाए। उनकी किडनी की तकलीफ भी बढ़ चुकी थी। 8 अक्टूबर 1979 को पटना में उनका निधन हो गया। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जब भी जीवित रहे, उनके राजनीतिक प्रयोग कुछ लोगों के लिए परेशानी का कारण बन रहे थे। कई लोग वह यह आरोप लगाते थे कि जयप्रकाश कभी स्थिर नहीं रहते थे, वे बार बार रास्ता बदलते रहते थे। किसी की उनकी समाजवादी निष्ठा, किसी को उसकी गांधीवादी निष्ठा और किसी की उनकी सर्वोदय निष्ठा के प्रति शंका होती थी। लेकिन ऐसा ऐसा आरोप लगाने वाले यह भूल गए कि लोकनायक जयप्रकाश का जीवन प्रयोगमय रहा है, किसी की खूंटे से ये बंधे हुए नहीं है। उनका आदर्श था कि सत्य को जनता और अन्याय
असमानता एवं शोषण पर टिकी व्यवस्था को समाप्त कर समता पर आधारित शोषण मुक्त समाज की स्थापना करना। अपने इस आदर्श की प्राप्ति के लिए वे मार्क्सवाद, समाजवाद, गांधीवाद, सर्वोदयवाद जैसी कई विचारधाराओं के प्रभाव में आए। गरीबों, उपेक्षितों और समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को उनका सही हक दिलाने के लिए उन्हें उस समय इनमें से जो भी रास्ता सूझा उसे वे अपनाते रहे। यह ठीक है कि शुरुआती दौर में मार्क्सवादी दर्शन ने जयप्रकाश नारायण के व्यक्तित्व को काफ़ी हद तक प्रभावित किया था, लेकिन वे मार्क्सवाद को ज्यों का त्यों भारत में लागू करने के पक्ष में नहीं था। उनका कहना था कि कार्ल मार्क्स को चीन था भारत जैसे एशियाई देशों की सामाजिक संस्थाओं और परंपराओं का ज्ञान नहीं था। कार्ल मार्क्स ने दुनिया में दो ही वर्ग बतलाए थे, एक सर्वहारा और दूसरी पूंजीपति वर्ग। लेकिन भारत की जाति व्यवस्था ने वर्ग विभाजन की संभावनाओं को ही निगल लिया था। इसकी लोकनायक जयप्रकाश का मत था कि सिर्फ वर्गीय लड़ाई लड़कर दलितों को, पिछड़ों को सामाजिक न्याय दिलाना संभव नहीं होगा, क्योंकि भारत जातीय शोषण पर आधारित समाज है और भारत में समाजवादी समाज के लिए जरूरी है कि पहले जाति और विभिन्न समाज की स्थापना की लड़ाई लड़ी जाए। आज़ादी मिलने के बाद उन्होंने महसूस किया कि ग्रामीण भारत को नवनिर्मित में गांधी दर्शन के आधार बनाकर आगे बढ़ा जा सकता है। वो तो गांधीवाद के हिमायती बन गए, लेकिन जब समय की मांग को गांधी और विनोबा के विचार भी पूरे नहीं कर पाए तो संपूर्ण क्रांति की ओर बढ़ गए। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। अभी आप सुन रहे थे श्रवण कुमार साज के आवाज़ में। जय हिंद, जय भारत। अच्छे लगे तो सपोर्ट कीजिए और सकारात्मक विचार के साथ सपोर्ट कीजिए। हम सब मिलकर एक नया इंडिया बनाएंगे और हर एक कम्युनिटी के बच्चे के लिए अच्छी चीज़ सिखाएंगे। हम जो सिखाएंगे बच्चे को वो बच्चे सीखेंगे। जय हिंद, जय भारत।